आपने कि शीर्षक तो वही है लेकिन उसका नया पाठ नए तरीके से बलविंदर जी उन शीर्षक पर क्या सोचते हैं। जैसे मैंने नोट किया था गुलामगिरी, अब इसको तो हम पहले भी पढ़ते रहे और गुलामगिरी नामक कविता पेज नंबर 55 पर है। अगर जिनके पास किताबें हैं वो पढ़ पाएंगे। मैं तो यहाँ पर उस कविता का अभी नहीं पाठ करूँगी। और रीढ़ विहीन स्त्रियाँ, तो ऐसे शीर्षक जब इनकी किताबों में आते हैं तो एक तरफ दलित चिंतन है, दूसरी तरफ स्त्री चेतना की बात लगातार बलविंदर जी करते रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आदरणीय हीरालाल राजस्थानी जी से अनुरोध करूंगी कि बलविंदर सिंह जी को आप प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर उनका सम्मान। में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए लिख के लाना पड़ता है। ये बात बोलनी नहीं चाहिए। ये बात, हाँ, कमज़ोर, सही में कमज़ोर हूँ मैं। मेरे पास शब्द जो है अटक जाते हैं, बोलने में अटक जाते हैं, लेकिन सभा संचालन लिखने में चल जाते हैं, लेकिन सभा संचालन में भी अटक जाते हैं शब्द जो है। वैसे माहौल बनाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है बीच में ना, माहौल बनाने के लिए ऐसी बात जो विद्वान और बड़े लोग होते हैं वो अपने ऊपर ही व्यंग लेते हैं पहले। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हीरालाल राजस्थानी जी, शेखर पवार जी, मराठी के साहित्यकार शेखर पवार जी, गज़लकार पदम प्रतीक जी, दलित साहित्य के अध्येता प्रोफेसर बजरंग बिहार तिवारी जी, डॉक्टर सरोज कुमारी जी, बड़े भाई अमृतलाल जी, वेद प्रकाश जी और सभी परिवार के सदस्य और बाकी श्रोताओं, मैं सब ऐसे लिखा है मैंने कि शब्दों की सजावट सी कर लेता हूँ और इसको मैं कविता कह देता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गर्मी का मौसम ज़्यादा रहा, परीक्षाओं का मौसम भी रहा। मेरी बेटी भी परीक्षाओं के बीच में ही आई है ज़बरदस्ती एक तरह से, क्योंकि उसको तैयारी भी करनी है। लेकिन इस बीच में हमने कहा चलो, फिर उसको भी लगा कि थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो परीक्षाएं उसकी भी चल रही हैं और कॉलेज की भी परीक्षाएं चल रही हैं। हमारे जो साथी लोग हैं, साथी शिक्षक हैं, वो सेंसस के कार्य में बिज़ी हैं। वो छुट्टियां बेशक से चल रही हैं, तो वो उसमें से भी समय निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के चीज़ें इस दौरान हो रही हैं। हालांकि जनवरी से ये प्रकाशित हो गया था और इसका समय नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे करते करते थोड़ा समय लग गया, विलम्ब होते होते। खैर चलिए, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ, गरीब लोग हैं होते जिनके पास पैसे नहीं होते, झाड़ू पोंछा बर्तन धोते, स्टेशन पर बोझा ढोते या सड़कों पर झाड़ू देते, घर में, ऑफिस में और स्कूल में और सभी जगह पर होते। काम से इनके हमें आराम, पर हम इनको थैंक यू नहीं कहते। जिनके पास पैसे नहीं होते, थैंक यू उनको हम क्यों नहीं कहते। तो ये कविता है जो सबसे पहली मेरी कविता संग्रह था 51 श्रेष्ठ बाल कविताएं, उसके अंदर से है। इसको मैंने दोबारा से पढ़ा, दोबारा से देखा, तो फिर मैंने इसमें देखा कि अधिकांश कविताएं तो वैसी ही हैं, हल्की फुल्की, जो बचपन से संबंधित हैं, बचकानी भी कह सकते हैं, इस प्रकार की हैं। लेकिन कुछ कविताएं इसमें ऐसी भी हैं जो लेखन जो है मेरा आजकल जिस प्रकार का लेखन हो रहा है, तो ऐसे ही मैंने बच्चों की कविताओं के अंदर थैंक यू की बात इसमें लिखी थी। इसमें प्रकाशक ने उस समय जो प्रकाशक था उसने लिखा था, उसको मैंने दोबारा से पढ़ा तो मुझे लगा कि काफ़ी अलग, ये मतलब तब लिख दिया था, तब मुझे इसके बारे में कोई नहीं लग रहा था कि कोई अच्छी बात लिखी होगी उसने या जो भी है। आज मुझे थोड़ा ठीक से समझ में आ रहा है। तो प्रकाशक ने इसमें लिखा था
कि यह पुस्तक जहां एक और समाज के शोषित और निर्धन वर्ग के प्रति नई पीढ़ी को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करती है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित सम्माननीय लोगों की गंदी आदतों की निंदा भी करती है। तो ये वाली जो पुस्तक है, इसमें ये प्रकाशक ने इसके बारे में लिखा था। तो इसमें निर्धन और शोषित शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है, जो बाद में आते आते दलित शब्दों की तरफ या बहुजन शब्दों की तरफ परिणित हुआ है बाद में ये। लेकिन ये उस समय की 2015 की कविता के बारे में है। तो एक अन्य कविता है जो इसमें से मैंने एक दो कविताएं ली हैं, जो कि मम्मी जी इतना बतला दो, मम्मी जी इतना बतला दो, मुझको भी वे जगह दिखा दो, हरी घास के मैदान जहाँ या फूलों की क्यारियाँ, मकानों का यह शहर उड़ा दो, धरती पर हरियाली ला दो, दौड़ने को है जगह कहाँ, कहाँ पकड़ूँ मैं तितलियाँ, तो कहाँ पकड़ूँ मैं तितलियाँ। तो ये बच्चों की कविता थी। बच्चों की कविता में बच्चा पूछ रहा है कि कहाँ पकड़ूँ मैं तितलियाँ। तो ये फिर पर्यावरण की तरफ भी चली जाती है। तो ये एक दो कविताएं थी जो कि दोबारा से मुझे लगा कि इसका बारे में बातचीत की जा सकती है। तो फिर इसके बाद अगला संग्रह मेरा आया, जो कि साझा संग्रह था मेरे पिता के साथ में। तो मेरे पिता जो है वो बहुत पहले से उर्दू में अरबी लिपि में लिखा करते थे कविताएं, और कभी कभार सुना भी दिया करते थे। हमारे लिए तो वो टेढ़ा अक्षर सांप बराबर था उर्दू लेखन, तो हमें तो आता नहीं था पढ़ना, लेकिन वो पढ़ के सुना दिया करते थे हमें कई बार। तो फिर मुझे जब मेरी पहला ये आ गया, फिर मुझे लगा कि भाई उनकी भी गज़लों का, नज़मों का, या उनके मुंतसर अशार वगैरह थे, उनका भी शामिल किया जाए। तो फिर मैं साझा कविता संग्रह निकाला, कदम प्रकाशन से ये निकला तेरे चले जाने के बाद। तो इसमें पिता और पुत्र का साझा काव्य संग्रह है ये। तो ये कुछ निकला था। फिर जब बात हुई तो उन्होंने फिर मेहनत करके उसको देवनागरी में लिखा। तो देवनागरी में थोड़ा सा उनको दिक्कत थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उर्दू अच्छी थी, फ़ारसी अच्छी थी, लेकिन देवनागरी में उनको लिखने में दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन जो उर्दू स्क्रिप्ट में था, तो स्क्रिप्ट में उन्होंने केवल देवनागरी में लिखा। तो हमारा ये संग्रह आया था 2019 में। उसके बाद दलित लेखक संघ से संपर्क तब भी था जब इसका विमोचन किया गया था। तो ये परिवार के बीच में इसका विमोचन किया गया था। मेरे पिताजी के जन्मदिन पर ही इसका विमोचन कर लिया था पारिवारिक माहौल में। तो उसमें हीरालाल जी भी उसमें शामिल थे, उस समय कर्मशील भारती भी थे, तो ये सब लोग उसमें शामिल तो थे। तब दलित लेखक संघ से मेरा परिचय तो था, या ऐसे था, लेकिन बहुत ऐसा संबंध नहीं था जैसा अब है। तो उसमें पुष्पा विवेक जी भी शामिल थी उसमें। तो ये एक संग्रह आया था। तो ये मैं इस बातों से ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार की कविताएं वगैरह थी इसमें। तो इसमें जो कविताएं, जो मेरी कविताएं थी, वो सारी की सारी व्यक्तिगत तौर पर, जैसे वो व्यक्ति केंद्रित किस्म की कविताएं थी कि कुछ दुख हो रही है तो व्यक्तिगत पीड़ा, व्यक्तिगत आक्रोश, व्यक्तिगत सारी चीज़ें, मतलब वो सामाजिक स्तर पे पर मतलब आगे नहीं बढ़ रही थी। मतलब जो भी कविताएं मैं दोबारा से मैंने उसको सरसरी तौर पे देखा, तो ये देखा कि ये कविताएं तो सब सामाजिक से, मतलब कोई इस पे कोई भले ही कोई जुड़ जाए कोई पाठक तो अलग बात है, बाकी पाठकों के लायक नहीं है जुड़ने लायक नहीं है। तो ये कविताएं थी। फिर 2024 में एक संग्रह आया, खतरे में कुर्सी। तो इसके बारे में हीरालाल जी को और डॉक्टर कुसुम वियोगी जी को भी मैंने इनकी पांडुलिपि दी थी पढ़ने के लिए, और फिर उन्होंने कुछ सुझाव दिए। उसी दौरान कुछ कविताएं भी पढ़ी मैंने। इसी दौरान जो है, इस कविता के बारे में चलो छोड़ देते हैं ये सब चीज़ें। हाँ, संग्रह के बारे में आ जाते हैं। तो उस समय कुछ संग्रह शामिल थे। हीरालाल जी का कविता संग्रह था अब स्त्रियां प्रेम नहीं करती,
दलित लेखक संघ का भी एक संग्रह आया जिसमें बहुत सारी कविताएं थी, तरह तरह की कविताएं थी। बहुत सारे कवियों को उसमें पढ़ने को मिला मुझे। फिर जो वर्ड्स ब्रिज जिसमें मेरा भी कविता शामिल थी, तो वो संग्रह भी को भी पढ़ने के लिए मुझे मिला। ठीक है। और फिर ढेर सारी पुरानी और नई कविताओं का अध्ययन वगैरह किया। कुसुम योगी जी का भी एक लाल बत्ती कविता संग्रह और धारा के विरुद्ध वाला कविता संग्रह, ये सब मैंने इस दौरान पढ़ा। तो इससे फिर क्या नाम है, मुझे लगा कि मतलब एक तरह से एक बदलाव सा आया चीज़ों में कि भी किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, कौन कैसे लिख रहा है, उससे थोड़ा सा आया। और फिर धारा के विरुद्ध को देख करके फिर मुझे लगा कि इसमें भी इसके शीर्षक, छोटी छोटी कविताएं थी उसमें, मुझे लगा कि इसके शीर्षक से कुछ कविताएं लिखनी चाहिए, उससे शायद मेरा काम आसान हो जाए और मैं जल्दी कोई कविताएं लिख पाऊँ। तो मैंने हर शीर्षक से कविता लिखने का निर्णय स्वयं ही ले लिया और उसमें एक के बाद एक जो है वो लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो ये जो कविता संग्रह है, इसमें मजदूर, शोषित, जातिगत उत्पीड़न के शिकार लोगों की भावनाओं को आवाज़ देने की कोशिश तो की ही है। स्त्री विमर्श को भी इसमें छुआ गया है। कुछ कविता के शीर्षक थे ही वैसे, और कुछ मैंने भी उसमें लिया जो धारा के विरुद्ध में शामिल नहीं है, जो बिल्कुल अलग है। हालांकि शीर्षक वही है, लेकिन अगरिया जाति का इसमें जिक्र मैंने किया है। जो अगरिया जाति जो है गुजरात में नमक की खेती करते हैं, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसमें वो लोहा ढालने का कार्य करते हैं। तो पुराना लोहा, पुराने जो अयस्क से लोहा बनाने का जो कार्य है, वो भी कार्य ये अगरिया जाति करती है। तो वो इसमें जोड़ा गया है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्रों का अवलोकन भी किया है, और कर्मकांड और कुरीतियों का विरोध तो ऐसा हो गया कि वो अपने आप ही मेरी कविताओं में चला आता है। और इसमें पर्यावरण की भी चिंता की गई है कुछ। और दिल्ली में तो 6 महीना तो प्रदूषण ही चलता है, तो पर्यावरण की चिंता अपने आप ही हो जाती है। पर्यावरण की चिंता तो सभी को करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की ये है। और थोड़ा सा मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो धारा के विरुद्ध जो कविता संग्रह है कुसुम योगी जी का, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने रखा कि भाई चलो जो कर दिया है वो ईमानदारी से कर दिया जाए, और इस प्रकार मैंने कविताएं जो है इसके अंदर ही लिख डाली है। तो ये ठीक है। तो कुछ पृष्ठ भी इसमें जोड़ दिए हैं। तो अब मैं कुछ कविताएं सुना देता हूँ इस कविता संग्रह से। छोटी छोटी कविताएं हैं इसमें, अधिक बड़ी कविताएं नहीं रखी हैं। तो इसमें से कुछ कविताएं मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। मुकाबिले हाकिम हर वजह गुम है, मुकाबिले हाकिम हर वजह गुम है, खुदकुशी करना यहाँ कानूनी जुर्म है। नस्ल कशी खास की अब यहाँ आम है, नस्ल कशी खास की अब यहाँ आम है, लांघना लाल बत्ती एक बड़ा जुर्म है। गो पसंद है गोश्त मेरे गैर मुस्लिम दोस्त को, गो पसंद है गोश्त मेरे गैर मुस्लिम दोस्त को, दावतनामा भेजकर वह पकाना जुर्म है। तो ये एक कुछ अशार लिखे हैं कुछ वैसे ही। मेरा खून इस मुल्क की ज़मीं पर गिरा है, मेरा खून इस मुल्क की ज़मीं पर गिरा है,
रेवड़ों की भीड़ को कैसे जलाने दूं। मेरा खून इस मुल्क की ज़मीं पर गिरा है, रेवड़ों की भीड़ को कैसे जलाने दूं। धर्म की चिलम का धुआं अंधा कर रहा, धर्म की चिलम का धुआं अंधा कर रहा। सदियों की मैल धोने को गंदगी में डुबकी कैसे लगाने दूं। बन के दोस्त जिसने मुझसे दगा किया है, बन के दोस्त जिसने मुझसे दगा किया है, उसे अपना हक कैसे दबाने दूं। हकमारी की हकीकत आज खुली है, हकमारी की हकीकत आज खुली है। मुजरिम कदीम को बेसज़ा कैसे जाने दूं। कुछ कविताएं। किस लिए, कुछ ऐसी ये कविता है जो कि मैंने सीधी सीधी बात कर दी है। किस लिए। बाबा साहेब ने जातीय हदें तोड़ दी, उपाधियां हासिल की, पुरुषों में सिंह की पहचान अपनी जोड़ दी। किस लिए, किसके लिए। बाबा साहेब ने जातीय हदें तोड़ दी, उपाधियां हासिल की, पुरुषों में सिंह की पहचान अपनी जोड़ दी। किस लिए, किसके लिए। ज्ञानार्जन कर मूढ़ों द्वारा अवमाननाओं की धार मोड़ दी, ज्ञानार्जन कर मूढ़ों द्वारा अवमाननाओं की धार मोड़ दी। दिन अध्ययन रात जागकर लिख पुस्तकें पगडंडियां ही गोड़ दी। किस लिए, किसके लिए। धर्म के भरम के दड़बों में फंसकर सदियों से मरे गिरे जन समुदायों के लिए। ज्ञानाभा से चौंधियाती आँख अपनी खोलिए, गंदगी की गरत से अब निकलिए, अपना हित पहचानने को परखिए। ज्ञानाभा से चौंधियाती आँख अपनी खोलिए, गंदगी की गरत से अब निकलिए, अपना हित पहचानने को परखिए। प्रेरणा पथ पर कदम बढ़ा बदल डालिए सब नज़रिए, प्रेरणा पथ पर कदम बढ़ा बदल डालिए सब नज़रिए। याद रखिए त्याग था वह, आग थी वह। किस लिए, किसके लिए। एक और सीधी सी स्पष्ट कविता है सिर्फ अपनों से कि परिश्रम करो उद्यमी बनो, उद्योग करना सीख लो। परिश्रम करो उद्यमी बनो, उद्योग करना सीख लो। श्रम कठिन छोड़कर कार्य चतुर सीख लो। हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। परिश्रम करो उद्यमी बनो, उद्योग करना सीख लो। श्रम कठिन छोड़कर कार्य चतुर सीख लो। पगड़ी में तुर्रा मूँछों पर ताव देना सीख लो, पगड़ी में तुर्रा मूँछों पर ताव देना सीख लो। बैठ कुर्सी पर मेज पर पाँव धरना सीख लो, बैठ कुर्सी पर मेज पर पाँव धरना सीख लो। दिन भगो रत जगो पर धन कमाना सीख लो। संपन्नता के सामने ही झुकेगा ये जमाना सीख लो। किसी को छोटा बताकर बड़ा बनना गलत है, किसी को छोटा बताकर बड़ा बनना गलत है। बन सहारा वंचितों का कद बढ़ाना सीख लो। यूं तो सभी को एक मानना चाहिए, यूं तो सभी को एक मानना चाहिए। अपनों की खिचड़ी में मगर घी मिलाना सीख लो, अपनों की खिचड़ी में मगर घी मिलाना सीख लो। अगरिया वाली कविता है, शेखर कुमार जी को काफ़ी पसंद आई थी ये कविता। यूनिक कविता, हिंदी में और मराठी में दो भाषा में जानता हूँ। हाँ, इसमें कुसुम योगी जी का शीर्षक था खेतीहर मजदूरों की पीड़ा। उसको मैंने अलग ढंग से लिखा है। सभी ठौर गंधक ही गंधक, अब क्या करें। सभी ठौर गंधक ही गंधक, अब क्या करें। धरती उगले है बस नमक, और क्या करें। सबकी थाली में भरा स्वाद तो क्या हुआ, सबकी थाली में भरा स्वाद तो क्या हुआ। अपने पैरों में है मवाद, अब क्या करें। धरती सफ़ेद और तेज़ धूप आँखों को चौंधाती रोज़, धरती सफ़ेद और तेज़ धूप आँखों को चौंधाती रोज़। बूढ़ी बिनाई ख़त्म हुई, नज़र जवान भी हुई ख़राब, अब क्या करें। पिता की यही कमाई, छूटी बच्चों की पढ़ाई,
पिता की यही कमाई, छूटी बच्चों की पढ़ाई, भविष्य हो रहा है बर्बाद, अब क्या करें। भर जिंदगी नमक खेत में चले पाँव, भर जिंदगी नमक खेत में चले पाँव, चिता की आग में भी ना जले पाँव। कच्छ की धरती में दफन है वही पाँव, भर जिंदगी नमक खेत में चले पाँव, चिता की आग में भी ना जले पाँव। कच्छ की धरती में दफन है वही पाँव, अगरिया पिछड़े पड़े हैं, अब क्या करें। एक बार को नमक बनाकर गांधी बने महान, एक बार को नमक बनाकर गांधी बने महान, रोज़ रोज़ का नमक बनाकर ये हैं अपने जीवन से परेशान। आती सरकारें जाती सरकारें, किसने इनका दुख देखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी गलते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। वो दिन जरूर लौटेंगे, होठ नहीं सिले होंगे सच्चाई के स्वर गूंजेंगे, होठ नहीं सिले होंगे सच्चाई के स्वर गूंजेंगे। हवाओं के रंजीदा सन्नाटे आहट से नहीं चौंकेंगे, मजहबी तराजू लेकर इंसान नहीं तोलेंगे। गुमशुदा लोगों के सर बरछे पर नहीं टंगे होंगे, न बूटों तले ही रौंद देंगे। ज़ेहलम के सब्ज़ पानी में वो सुर्खियाँ नहीं घोलेंगे। जवान जिस्म के चिथड़े तिरंगे में नहीं बटोरेंगे, धब्बे लाल चौक खड़ंजों के हम मोहब्बत से धो लेंगे। वो दिन ज़रूर लौटेंगे, वो दिन ज़रूर लौटेंगे। एक और कविता है जिसमें भविष्य भाड़ में जा रहा है कि धूणी धू धू जल रही, धूणी धू धू जल रही, नौकाएं नदी में चल रही। धूणी धू धू जल रही, नौकाएं नदी में चल रही, चरस चिलम में डल रही। घ्राणेंद्रिया धुआं उगल रही, धूणी धू धू जल रही। थोड़ा चित्र तो बन रहा है शायद। धूणी धू धू जल रही, नौकाएं नदी में चल रही, चरस चिलम में डल रही। घ्राणेंद्रियां धुआं उगल रही, कश एकाद लगाओ देखो, कश एकाद लगाओ देखो, सब चिंताएं पिघल रही। सोटे से भंग घुट रही, सोटे से भंग घुट रही, भक्तों की भीड़ जुट रही। पिए पड़ी है भंड जवानी, भीड़ भीड़ से भिड़ रही। भक्तों सोटे से भंग घुट रही, भक्तों की भीड़ जुट रही। पिए पड़ी है भंड जवानी, भीड़ भीड़ से भिड़ रही। भविष्य भाड़ में जाए देश का, भविष्य भाड़ में जाए देश का, भेड़ें चोटी से फिसल रही। टुन्न नशे में पड़े रहो तुम, टुन्न नशे में पड़े रहो तुम, मठाधीशों की निकल पड़ी। सुनने वाला कोई नहीं है, पुश्ते पशुओं में ढल रही। सुनने वाला कोई नहीं है, पुश्ते पशुओं में ढल रही। वेदना है स्त्री की कि मूंड कर सिर उपहास मेरा उड़ाया क्यों, मूंड कर सिर उपहास मेरा उड़ाया क्यों। सौंदर्य छीनकर विधवा भिखमंगी मुफ्त की रंडी बनाया क्यों। जलती रहे हवस की भट्टी बनाकर देवों की दासी, अपने बिस्तर पर सुलाया क्यों। मरने पर भी कोई मुझे छू न सके, तुम्हारे मरने पर भी कोई मुझे छू न सके, अपनी चिता पर मुझे जिंदा जलाया क्यों। बचपन यौवन का अवघात तुमने किया, बचपन यौवन का अवघात तुमने किया, योनि को मेरी गुनहगार बनाया क्यों। मेरे जन्मने पर मेरे ही हाथों, मेरे जन्मने पर मेरे ही हाथों, धतूरा पीस कर चटाया क्यों। मुझ नन्ही कोमल देह को, मुझ नन्ही कोमल देह को दूध में डुबाया क्यों। मेरे जन्मने की भविष्यवाणी, मेरे जन्मने की भविष्यवाणी विज्ञान से पाकर टुकड़ा टुकड़ा मेरे भ्रूण को गिराया क्यों। वक्त रहते पुरुषवादी टट्टी दिमागों से हग दो, वक्त रहते पुरुषवादी टट्टी दिमागों से हग दो, वरना मत कहना अपना सम्मान गंवाया क्यों।
बादलों के पांव। अब थोड़ा पर्यावरण की तरफ चले गए हैं हम। कि जंगल सब कटे होंगे, कि जंगल सब कटे होंगे, पर्वत सब हटे होंगे, रंगीन नाचते बादल एक तरफ हटे होंगे। कि जंगल सब कटे होंगे, पर्वत सब हटे होंगे, रंगीन नाचते बादल एक तरफ हटे होंगे, ठंडी चिनार की छाँव, पत्तों से छनी घाव सब ढूंढते होंगे। ठंडी चिनार की छाँव, ठंडी चिनार की ठाव, पत्तों से छनी घाम सब ढूंढते होंगे, बादलों की छाँव के चिथड़े उड़ गए होंगे। बादलों की छाँव के चिथड़े उड़ गए होंगे, नक्काशी करने वाले सुंदर कुशल हाथ, नक्काशी करने वाले सुंदर कुशल हाथ पत्थर तोड़ते होंगे, सुरंग खोदते होंगे, रंग बिरंगे गांव पर कालिमा जम गई होगी, रंग बिरंगे गांव पर कालिमा जम गई हो गई, पंछियों का गुंजन सुनने में कठिन होगा, मशीनों के घर्षण कान फोड़ते होंगे, पंछियों का गुंजन सुनने में कठिन होगा, मशीनों के घर्षण कान फोड़ते होंगे, खदानों की सुरंगों से कोयला गांव वालों को, खदानों की सुरंगों से कोयला गांव वालों को और मालिक अमीरों में हीरे बट रहे होंगे। मासूम बच्चों के चेहरे कालिक से सने होंगे। जल्दी ही गांव भी हटेगा, जल्दी ही गांव भी हटेगा, घर छोड़कर सारे छोटे दड़बों में बसेंगे। वीरान आसमान फिर धुएं से भरे होंगे, बादलों के पांव कट गए होंगे, बादलों के पांव कट गए होंगे। ठाकुर का कुआं से भी प्रभावित हुआ मैं, तो उससे प्रभावित हुए बिना रहा नहीं जा सकता था, तो उसकी भी जिक्र है कि प्यास है पानी है छूने की मनाही है, प्यास है पानी है छूने की मनाही है, धर्म कहलाने लायक ही नहीं जहाँ ऐसी अफसरशाही है। प्यास है पानी है छूने की मनाही है, धर्म कहलाने लायक ही नहीं जहाँ ऐसी अफसरशाही है। कुआं आखिर कुआं है, कुआं आखिर कुआं है, वह ठाकुर का क्यों हुआ? कुआं आखिर कुआं है, वह ठाकुर का क्यों हुआ, जहाँ पैर रखने को किसी एक की भी मनाही है। शुद्धता के पर्दे में तेरे मन का मल न धुलेगा, शुद्धता के पर्दे में तेरे मन का मल न धुलेगा, ठीक से लिख लो ये मेरी गवाही है। बस दो छोटी कविताएं और फिर मैं समाप्त करूंगा। नए रास्ते बनाने हैं, नए रास्तों के बारे में अब हम नई चीज़ों की तरफ, नए रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। हे बहुजन तुम कभी हिंदू नहीं थे, हे बहुजन तुम कभी हिंदू नहीं थे, न अब हो। ब्राह्मणवादियों के काल्पनिक जाल में फंसकर, तुम्हें अनपढ़ रखने की चाल में भटक कर। हूँ कि आपकी कविताओं में आपने बहुत ही होश के साथ कविताएं लिखी है, साथ में जोश भी है, और ये जोश होना किसी रचनाकार में बहुत ही आवश्यक है। तभी साहित्य के पन्ने उस तरह से निखरते हैं जिस साहित्य की, जिन कविताओं की, जिन विचारों की आज के समय में हमें ज़रूरत है। और ख़ास तौर से दलित वर्ग को, जो आज भी अपनी आवाज़ उठाने में हिम्मत नहीं जुटा पाता है। संविधान को लागू हुए आज 80 वर्ष होने को हैं, 8 दशक हम पूरे कर चुके हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा हमें बाहरी तौर पर दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत अखबारों में और फाइलों में जो चीज़ें हैं वे वास्तविक स्थिति वैसी आज भी दलित समाज की नहीं है। हम बड़े बड़े शहरों की भी अगर बात करें, हमारे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, तो बड़े बड़े शहरों में भी आज वही स्थिति है जो 50 साल और 80 साल पहले थी। तो निश्चित ही आपकी कविताएं इस दिशा में एक नया काम करेंगी। तो आपकी कविताओं में विद्रोह भी मैंने देखा, भविष्य की चिंता भी देखी, जीवटता भी देखी, और अपने आसपास ही नहीं, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश में जो जातियां हैं और वे किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से अपना जीवन
यातनापूर्ण जीवन जी रही हैं, वे चित्र भी मैंने आपकी कविताओं में देखे। तो आपका जो ये जो मंतव्य था वो बहुत ही खूबसूरत था और पूरी एक कविता यात्रा हमने जानी। निश्चित ही किसी कवि को ऐसा ही मंतव्य देना चाहिए।